नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्रॉडकास्ट में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। एक तरफ तो पूरे भारत में वक्फ के विरुद्ध वातावरण बना हुआ है क्योंकि भारत सरकार जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उल्टी हवा बह रही है साहब। और वो उल्टी हवा क्या बह रही है कि उल्टी हवा महाराष्ट्र में एक ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र के उलमा बोर्ड ने 17 मांगे रखी एमवीए के सामने और उनके यहाँ से ये पत्र भी चला गया जी, वो पत्र भी चला गया कि साहब इन पर हम पूरी तरह से विचार करेंगे। अब ये विचार कैसे करेंगे ये तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन भाई बात तो बहुत ही गंभीर है। गंभीर यूँ है कि साहब ये देखिए, ये मैं आपको ये बताता हूँ, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से ये चिट्ठी गई है मौलवी उस्मान रहमान शेख, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र को, और ये जयंत पाटिल द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और आपको पता है कि उद्धव ठाकरे तो इस समय मुसलमानों की पहली पसंद है ही, तो वो तो मुस्लिम हृदय सम्राट हो गए हैं। हाँ, बाला साहब ठाकरे होते थे हिंदू हृदय सम्राट, ये हो गए हैं मुस्लिम हृदय सम्राट। तो एज मुस्लिम हृदय सम्राट जो इन्होंने कार्य किया है साहब, तो वो जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आपको इनकी जो मांगे हैं वो मैं थोड़ी-थोड़ी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऐसी ज़बरदस्त माँगे हैं कि आप भी हैरान परेशान हो जाएँगे कि साहब की ऐसी भी माँगे हैं, ऐसी-ऐसी ज़बरदस्त माँगे हैं साहब कि आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएँगे कि साहब किस तरह की माँगे ये लोग कर रहे हैं और क्या ऐसी माँगे सोची भी जा सकती हैं? और मैं उनमें से कुछ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि साहब की सबसे नंबर 1 इनकी माँग है कि साहब की जो सेंटर का जो वक्फ बिल है, उसको आप उसका विरोध करें। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब कि मुसलमानों को 10% आप रिजर्वेशन दें और कह रहे हैं कि साहब आरएसएस को बैन करें। ये पहली 3 मांगे हैं सबसे बड़ी। अब आरएसएस को बैन करने से शरद चंद्र पवार जी ने जो चिट्ठी दी है, उसमें वो इस तरह की मांग पर किस प्रकार विचार कर पाएँगे कि भई आरएसएस को बैन कैसे कर पाएँगे? ये सोचने वाली बात है। लेकिन माँगें यहीं तक नहीं रह जाती। यानी वक्फ बिल का विरोध करें, वो तो ये लोग कर ही रहे हैं। 10% रिजर्वेशन दें, इनके हाथ में नहीं है। कितनी बार भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वो इस प्रकार का जो रिजर्वेशन है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में भी प्रॉमिस की है, कर नहीं पा रहे, क्योंकि पवन कल्याण जी और बीजेपी नहीं होने दे रहे। फिर ये कह रहे हैं कि साहब कि 1000 करोड़ रुपए जो है वो महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को दिए जाएँ। ये इनकी चौथी माँग है। मैं 17वां माँग अब फटाफट पढ़ देता हूँ आपको। फिर कहते हैं कि जो 2012 में जो दंगे में लोग पकड़े गए थे, उनको छोड़ दिया जाए मुसलमानों को। फिर कह रहे हैं कि साहब ये मौलाना जो अज़हरी है, मौलाना अज़हरी जो जेल में डाले गए हैं, तो उनके खिलाफ उनके पक्ष में जो 31 एमपी हैं एमवीए के, वो सरकार को, मोदी सरकार को पत्र लिखें। तो पत्र लिखने से क्या होगा? वैसे तो अज़हरी मौलाना को मैंने सुना कि बेल तो मिल गई थी, लेकिन वो अब ये केस वापस करने की माँग कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र में जो मस्जिदों के इमाम हैं उनको 15,000 रुपए दें। फिर कह रहे हैं कि रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल भेजें। क्यों? गुस्ताखी के इल्ज़ाम में। फिर कह रहे हैं कि साहब कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो मुफ्ती मौलाना आलिम जो हैं, इनको लेके और एक कमेटी बनाई जाए। एक गवर्नमेंट की कमेटी बनाई जाए मुसलमानों के वेलफेयर के लिए। फिर कह रहे हैं कि साहब कि महाराष्ट्र विधानसभा में 2024 में 50 उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएँ, 50 मुस्लिम उम्मीदवारों को। फिर कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट की तरफ से सुनिए, गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बोर्ड वैसे तो सपोज़ टू बी ऑटोनमस बॉडी, ये ऑटोनमस है,
स्वायत्तशासी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि साहब 500 कर्मचारी की भर्ती सरकार के माध्यम से किया जाए। फिर साहब ये जो वक्फ मंडल है इसके जो भी इंक्रोचमेंट जो इसकी ज़मीनों पे किए गए उसके लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून बनवाया जाए। अरे भैया वक्फ का जो एक्ट है 1995 एज़ अमेंडेड इन 2013 वो तो पहले ही से सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा कैसे कानून बना लेगी? खैर कोई बात नहीं। यू कैन आस्क फॉर द मून उसमें क्या दिक्कत है? फिर ये कह रहे हैं कि साहब कि अ, ये ब्लास्फेमी का लॉ बनाया जाए। साहब मोहम्मद साहब की कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको ब्लास्फेमी में पनिश किया जाएगा। फिर कह रहा है कि साहब आपके उलमा बोर्ड जो है महाराष्ट्र में 48 जिलों में ये कार्यरत है, तो इसको जो है वो आश्वासन पत्र दीजिए कि इसको जो है वो आप और सहूलियतें देंगे काम करने के लिए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को फिर आप जो है वहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे। तो इस तरह की ये कुल मिला के ये माँगें की गई हैं और जैसा मैंने बताया कि शरद चंद्र पवार जी की तरफ से जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को जयंत पाटिल जी के दस्तखत से उनको आश्वासन पत्र भी दे दिया गया है। अब आप ये देखें कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसकी गहराई में जाइए और इसकी गहराई से सोचिए, ये क्यों हो रहा है? इस समय एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो गई है मुसलमानों को रुझाने के लिए महाराष्ट्र के एमवीए पार्टी में के तीनों घटकों में, तीनों दलों में एक प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा इसलिए है कि ये जानकारी आ रही है कि साहब के मुस्लिम उम्मा की जो पहली पसंद है चीफ मिनिस्टर के लिए वो उद्धव ठाकरे हैं। तो यदि उद्धव ठाकरे को अधिक सीटें मिल जाती हैं और फिर ये पूरा मुसलमानों का जो दबाव है वो झेलना जो है वो झेलना बड़ा ही दुष्कर हो जाएगा एमवीए के लिए। तो ये अब आपस में एक दूसरे की कतर ब्योत करने के लिए सारी कवायद चल रही है। क्यों शिवसेना ये चाहती है कि भई वो किसी भी तरह से अधिक सीटें ले आए और अधिक सीटें वो स्वयं लाए, दूसरों की सीटें कैसे कम हो सके उसका भी उपाय कर ले। और जो कुछ भी इस समय आ रही हैं, जो सूचनाएँ आ रही हैं या जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो लोग ग्राउंड पे सर्वे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब की एमवीए की जो तीनों पार्टीज़ हैं, उसमें सबसे जो दुर्बल स्थिति है, कमज़ोर स्थिति है, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही है, शिवसेना यूबीटी की ही है। ऐसी दशा में शिवसेना की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सबसे बड़े हितैषी स्वयं शरद चंद्र पवार जी हैं, यह नाटक करवाया गया है। लेकिन इस नाटक से बैठे-बिठाए महायुति को ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया है। क्योंकि जो वक़्फ़ का इश्यू जो महाराष्ट्र में इतना इतना ज़ोर-शोर से नहीं चल रहा था, कर्नाटका में जो पड़ोस का राज्य है, वहाँ चल रहा था और वहाँ बहुत अधिक उसके प्रति विरोध है, बहुत अधिक प्रतिरोध है, रेज़िस्टेंस है। आज ही ये समाचार आया कि वक्फ बोर्ड ने बैंगलोर के कई कमर्शियल एरियाज़ जैसे मैजेस्टिक और केआर मार्केट इस तरह के जो क्षेत्र हैं, उनके ऊपर भी अपना क्लेम डाल दिया है। तो इस समय तो वो पूरी तरह से वो लगा हुआ है कर्नाटका में कि साहब के टीपू सुल्तान का जितना भी क्षेत्र था वो सारा का सारा वक़्फ था और वो सारा वक़्फ जो है वो अल्लाह की ज़मीन है इसलिए सारी की पूरी कर्नाटका का जो मैसूर राज्य का सारा एरिया था वो सब इन्हीं के हाथों में आ जाएगा। बाकी में वो आदिल शाही और बीदर शाही बारात शाही जो है वहाँ जाके वो उस हिसाब से कर लेंगे। बीदर में किया उन्होंने भी, बीजापुर में किया उन्होंने भी, जहाँ-जहाँ सुल्तान थे उनके उन्होंने सब पूरा कब्ज़ा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। और ये जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के होने से पहले करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में ये मुद्दा इतना ज़ोर-शोर से नहीं चल रहा था, यद्यपि कई स्थानों पर इस प्रकार की बातें आई थी, लेकिन चूँकि सरकार वहाँ पर महायुति की है,
एनडीए की है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने इस प्रकार की हरकतें करने नहीं दी थी। तो अब जो है, वो मुद्दा गरमाने के लिए पूरा कार्यक्रम इस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने कर दिया है। आरएसएस को प्रतिबंधित करने की भी माँग कर ली है। आश्वासन भी दे दिया गया है कि प्रतिबंधित कर देगा, कैसे कर देंगे ये पता नहीं है कैसे कर देंगे। वो जो धारा 144 और आजकल शायद धारा 171 हो गई है, उसमें कर देंगे क्या? कुछ कानून-वानून की जानकारी है कि नहीं जयंत पाटिल को और शरद पवार जी को? लेकिन नहीं, चुनाव का मौसम है, सब चलता है। तो चलिए, अब आपने जो शरसंधान किया है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी आएगी, उसके लिए तैयार रहिए और एडवांटेज आपकी जितनी भी थोड़ी बहुत थी, उसको भी एनडीए को सरेंडर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।